हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स में मनी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस की शुरुआत करी थी। इसमें हमने सबसे पहले मनी की शुरुआत करी थी। तो मनी में ये 6 टॉपिक है जो हमें पढ़ने थे। सबसे पहले इवोल्यूशन इन मनी यानी कि मुद्रा की उत्क्रांति। दूसरा फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी यानी कि मुद्रा के कार्य। तीसरा डिमांड ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की मांग। फिर सप्लाई ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की पूर्ति। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा आपूर्ति के माप। और फिर फैक्टर अफेक्टिंग मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने इवोल्यूशन इन मनी यानी कि मुद्रा की उत्क्रांति, फंक्शंस ऑफ मनी यानी कि मुद्रा के कार्य, और डिमांड ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की मांग के बारे में पढ़ लिया है। आज हम शुरुआत करने वाले सप्लाई ऑफ मनी की यानी कि मुद्रा की पूर्ति। तो एक हल्का सा रिकैप देखते हैं कि इवोल्यूशन इन मनी में हमने सबसे पहले देखा कि मुद्रा की उत्क्रांति किस प्रकार हुई, जिसमें हमने सबसे पहले बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसके बाद कमोडिटी मनी, फिर मेटेलिक मनी, पेपर मनी, बैंक मनी, डिजिटल मनी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मनी यानी कि मुद्रा के कार्य। इसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि मुद्रा के कार्य को 3 प्रकार या 3 भाग में बांटा गया। पहला प्राइमरी फंक्शन, फिर सेकेंडरी फंक्शंस एंड फिर कॉन्टीजेंट फंक्शंस। उसके बाद में डिमांड ऑफ मनी में हमने देखा कि मुद्रा की मांग को भी 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले ट्रांजैक्शन मोटिव, फिर प्रिकॉशनरी मोटिव और थर्ड स्पेकुलेटिव मोटिव। तो आज हम शुरुआत करने वाले सप्लाई ऑफ मनी की, यानी कि मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है। तो आइए आज की हेडिंग लगाइए, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी, हिंदी में लिखिए मुद्रा की पूर्ति, यानी कि मार्केट में मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मुद्रा होती है वो किसके द्वारा छापी जाती है, तो वह एक आरबीआई का डिपार्टमेंट होता है जिसको कहा जाता है इश्यू डिपार्टमेंट। इश्यू डिपार्टमेंट, इसके द्वारा मुद्रा छापी जाती है। तो क्या ये मुद्रा छापकर सीधे मार्केट में दे देता है? तो नहीं, आरबीआई नोट को छापकर बैंक को देती है। अब बैंक का ये उत्तरदायित्व होगा, यानी कि बैंक की एक तरह की लाइबिलिटीज है कि वह मनी को कहाँ पे, मार्केट में प्रोवाइड करवाए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि बैंक की लाइबिलिटीज है ये। तो आइए अब देखते हैं कि बैंक मार्केट में किस प्रकार सप्लाई करता है मनी की। तो यहाँ पे अब दोबारा हम 2 तरीके देखेंगे, सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी। इसमें हम 2 भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइम लाइबिलिटीज ऑफ बैंक, और दूसरा डिमांड लाइबिलिटीज ऑफ बैंक। हिंदी में लिखिए समय एवं मियादी देयता, समय या मियादी देयता, और इसमें लिखिए मांग देयता। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम लाइबिलिटीज में हम कभी कभी बैंक में सुनते हैं कि इतने लाख की एफडी है, यानी कि वो मैच्योर होने के बाद ही हम उसका विड्रॉल करवा सकते हैं। तो ये सब जो एक निश्चित समय के बाद हम उस चीज़ का विड्रॉल करवा सकते हैं, वो होता है टाइम लाइबिलिटीज। तो टाइम लाइबिलिटीज के अंदर कौन सी चीज़ें शामिल है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए अब दोबारा, टाइम लाइबिलिटीज। तो टाइम लाइबिलिटीज में सबसे पहले आएगा फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, और सेकंड है रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखिए आप एफडी,
आरडी। टाइम लाइबिलिटीज आते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए सीधा, एफडीआरडी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, यानी कि एक निश्चित समय तक जो जमा हमें रखना पड़ता कंपलसरी है, वो होता है फिक्स डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि एवरी मंथ, यानी कि प्रत्येक महीने कुछ राशि आपको बैंक में जमा करवानी होती है, वो होता है रिकरिंग डिपॉजिट। लेकिन वही बात करें हम डिमांड लाइबिलिटीज़ की, तो डिमांड लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले आता है हमारा करंट अकाउंट, सेकंड आता है सेविंग अकाउंट, थर्ड आता है डिमांड ड्राफ्ट। क्या होता है डिमांड ड्राफ्ट? डीडीज के बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले। फोर्थ लिखिए ओवर ड्यू बैलेंस, और फिफ्थ लिखिए अनक्लेम्ड डिपॉजिट। यानी कि मुद्रा की पूर्ति एक बैंक इन माध्यम से कर सकता है, जिसमें सबसे पहला है टाइम लाइबिलिटीज। टाइम लाइबिलिटीज में दो चीज़ें, एफडीआरडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। डिमांड लाइबिलिटीज में मेजर आपको दो चीज़ याद रखनी है, CASA करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो हमने मुद्रा की पूर्ति में अब तक में ये देखा है कि एक बैंक की लाइबिलिटीज दो प्रकार की होती है, एक डिमांड लाइबिलिटीज, एक टाइम लाइबिलिटीज। टाइम लाइबिलिटीज में एफडीआरडी एंड डिमांड लाइबिलिटीज में CASA यानी कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। आइए अब देखते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है? मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई मनी सप्लाई मीन्स, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? तो मनी सप्लाई का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। यानी कि मनी सप्लाई होता है कि टोटल मनी इन मार्केट, यानी कि मार्केट में कुल कितना धन अभी उपलब्ध है, वह होता है मनी सप्लाई। समझ रहे हैं आप? मार्केट में कुल कितना धन उपलब्ध होता है वह होता है मनी सप्लाई। अब आरबीआई क्या करती है कि इसको समय समय पर मापती है कि मार्केट में कुल कितना धन उपलब्ध है, इसको समय समय पर मापती है। ठीक है, क्यों मापती है? ताकि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, और सेकंड इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर कंट्रोल में रहे। इन दोनों को नियंत्रित रखने के लिए आरबीआई द्वारा, किसके द्वारा मापी जाती है? आरबीआई द्वारा मापी जाती है। तो मार्केट के अंदर टोटल मनी कितनी अवेलेबल है, आरबीआई प्रत्येक वर्ष मुद्रास्फीति और ब्याज दर को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक वर्ष टोटल मनी इन मार्केट मापती है। ठीक है, अब आरबीआई मार्केट में कुल कितने रुपए हैं, इसको कैसे मापती है? जैसे कि अब आप एक जनरल एक चीज खुद सोचिए कि मार्केट के अंदर रुपए है वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। सबसे पहले एक तो वो कैश हो सकते हैं, यानी कि व्यक्ति के पास फिजिकल हो सकते हैं। फिर उनके बैंक में हो सकते हैं, बैंक में भी एक टाइम डिपॉजिट हो सकता है उसका, और एक डिमांड डिपॉजिट हो सकता है। टाइम डिपॉजिट में क्या क्या आएगा? एफडी हो सकती है और आरडी हो सकती है। और डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आएगा? करंट अकाउंट में हो सकता है और सेविंग अकाउंट में हो सकता है। उसी प्रकार बैंक के साथ वो मनी पोस्ट बैंक में भी हो सकती है, जो पोस्ट ऑफिस के बैंक होते हैं उनमें भी टाइम डिपॉजिट हो सकती है और डिमांड डिपॉजिट हो सकती है। इसके अलावा मनी है जो मार्केट में और किसी भी फॉर्म में नहीं रह सकती है, या तो वो कैश में रहेगी, या वो बैंक के टाइम डिपॉजिट में रहेगी, या वो बैंक के डिमांड डिपॉजिट में रहेगी, या वो पोस्ट बैंक के टाइम डिपॉजिट में रहेगी,
या वो पोस्ट बैंक के डिमांड डिपॉजिट में रहेगी। तो आइए देखते हैं कि आरबीआई मुद्रा आपूर्ति को किस प्रकार किन आधारों पर मापती है। तो आरबीआई क्या करती है कि मुद्रा आपूर्ति को मापने के लिए 5 कारक का प्रयोग करती है। किन किन का? एक M0, एक M1, एक M2, एक M3 और एक M4। M0, M1, M2, M3, M4। अब मैंने आपको बताया कि नोट किसके द्वारा छापे जाते हैं। आरबीआई का एक डिपार्टमेंट होता है इश्यू डिपार्टमेंट, ये नोट छाप के मार्केट में जारी करती है। इश्यू डिपार्टमेंट ने आज तक कुल कितने नोट जारी किए, कुल मनी, उसको कहा जाता है M0। समझ रहे आप? आरबीआई के इश्यू डिपार्टमेंट ने कुल कितनी मनी मार्केट में जारी करी है उसे कहते हैं M0। अब वह या तो कैश में हो सकती है, वो मार्केट में या तो कैश में हो सकती है, या बैंक के डीडी में हो सकती है, या टीडी में हो सकती है। उसी प्रकार में पोस्ट बैंक में हो सकती है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, ये जो M0 है वो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 ये होगी। तो आइए देखते हैं। देखो, कोई भी मनी मार्केट में या तो कैश में होगी, या वो बैंक में होगी, या वो पोस्ट ऑफिस में होगी। ठीक है। अब बैंक के या तो वह टाइम डिपॉजिट में होगी। आप पहले डिमांड डिपॉजिट लिख दीजिए। बैंक के या तो वह डिमांड डिपॉजिट में होगी, डिमांड डिपॉजिट में होगी, या वह टाइम डिपॉजिट में होगी। उसी प्रकार वह पोस्ट ऑफिस के या तो डिमांड डिपॉजिट में होगी, या वह टाइम डिपॉजिट में होगी। समझ रहे आप? बैंक के डिमांड में और टाइम में, पोस्ट के डिमांड में और टाइम में, या फिर वो कैश में होगी। इन 5 जगहों के अलावा मार्केट में मनी कहीं भी नहीं हो सकती है। ठीक है। अब बेस यानी कि आधार, M1 किसको कहा जाता है? M1 मार्केट के अंदर जो कुल कैश है, मार्केट के अंदर जो कुल कैश है और जो बैंक के अंदर डिमांड डिपॉजिट है, इन दोनों को मिलकर क्या कहा जाता है? M1। यानी कि M1 के अंदर कौन सी चीज़ें शामिल होगी? कैश और बैंक की डिमांड डिपॉजिट। उसके अलावा इसके अंदर किसी को भी शामिल नहीं किया जाता है। M2 में क्या क्या शामिल होगा? M2 के अंदर एक तो कैश, एक बैंक की डिमांड डिपॉजिट और एक पोस्ट ऑफिस की डिमांड डिपॉजिट। इन 3 को क्या कहा जाता है? M2। वही अगर बात करें M3 की, तो कैश, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक और टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, इन दोनों को क्या कहा जाता है? M3। और अगर यही बात करें M4 की, तो कैश, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस और टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी कि इन चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है? M4। तो क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा कि, तो अब आप लिखिए M0 इज इक्वल टू टोटल अमाउंट या टोटल मनी, M1 इज इक्वल टू कैश प्लस बैंक की, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिमांड डिपॉजिट। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की डिमांड डिपॉजिट। वही बात करें M3 की, तो M1 प्लस बैंक की टाइम डिपॉजिट।
वही बात करें M4 की तो M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। यहाँ तक समझ में आया? तो अब यहाँ पे एक नोट बना के एक चीज़ लिखिए कि जो M3 है उसको एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी कहा जाता है। एग्रीगेट मनी रिसोर्स भी कहा जाता है। अब मनी में हमने सबसे पहले इवोल्यूशन इन मनी पढ़ा, उसके बाद में फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ा, उसके बाद में डिमांड ऑफ मनी पढ़ा, उसके बाद में हमने सप्लाई ऑफ मनी पढ़ा, यानी कि सप्लाई कैसे कैसे हो सकती है। उसके अंदर हमने पढ़ा टाइम लायबिलिटीज़ और डिमांड लायबिलिटीज़। फिर हमने पढ़ा कि RBI प्रत्येक वर्ष कुल अमाउंट को, कुल मनी को मापती है जो M0, M1, M2, M3 और M4 हो सकते हैं। तो क्या होता है M1, M2, M3, M4, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब हमारा एक चीज़ हमने देखी थी कि RBI इसको क्यों मापता है। RBI इसको इसलिए मापता है ताकि मुद्रास्फीति और ब्याज दर कंट्रोल में रहे। तो अब आप एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे, जब मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन और ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट, अगर ये दोनों चीज कंट्रोल करने के लिए RBI प्रयास करती है, यानी कि RBI मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, या RBI यदि ब्याज दर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इसे कहते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति को इंग्लिश में कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी होता है RBI द्वारा मुद्रास्फीति और ब्याज दर को कंट्रोल करने की कोशिश करना। लेकिन अगर यही मुद्रास्फीति और यही ब्याज दर RBI कंट्रोल ना करके इस पर गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति। तो ध्यान से पढ़िएगा, अगर महंगाई और ब्याज दर को RBI द्वारा नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है उसे बोलते हैं मौद्रिक नीति, और वहीं अगर बात गवर्नमेंट की जाए तो उसको बोलते हैं राजकोषीय नीति। तो अब हम अगला टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने से पहले हमारा एक जो मनी का लास्ट टॉपिक है कि फैक्टर अफेक्टिंग मनी सप्लाई, वह पढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने के कारक, यानी कि मार्केट में मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा या कम, इसको प्रभावित कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहला इसमें हेडिंग लिखिए मनी मल्टीप्लायर। अब क्या होता है मनी मल्टीप्लायर, इसको देखिए आप। मान लीजिए RBI के इश्यू डिपार्टमेंट ने, समझना पहले, 100 रुपये छापे नए, ठीक है, वो छाप के SBI बैंक को दे दिए, ठीक है। SBI बैंक को RBI ने कितने रुपए छाप के दिए? 100 रुपये। SBI क्या करेगी? 4% इसका अपने पास रखेगी CRR के रूप में सेफ, बाकी जो 96% है इसका लोन दे देगी आगे। अब मान लीजिए SBI ने राम नाम के व्यक्ति को 96% लोन दे दिया। अब इस राम ने क्या किया, एक फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री लगा के 96 रुपये की मशीन खरीद ली और अपनी फैक्ट्री लगा दी। और मान लीजिए
राम ने 96 रुपए की जो मशीन है वो बी से खरीदी। अब बी ने क्या किया कि यही रुपए ले जाके 96 रुपए पीएनबी बैंक में जमा करवा दिए, मान लीजिए। अब पीएनबी बैंक क्या करेगा, यहाँ पे फिर से 4% CRR अपने पास रखेगा और पीछे जो 92 रुपीज़ है फिर से इसको लोन दे देगा। यानी कि आप देख रहे हैं एक यही 100 रुपये है जो यहाँ पे कितने रुपए का लोन दे दिया, 96 का। यहाँ पे इसने कितने रुपए का लोन दे दिया, 92 का। इसी प्रकार जब ये क्रम आगे आगे बढ़ता रहेगा तो सब बैंक, यानी कि ये 100 रुपये इसने भी लोन दे दिया और इसने भी लोन दे दिया। इस चीज़ को कहते हैं मनी मल्टीप्लाई। यानी कि आरबीआई कितने रुपए छापती है और वो मार्केट में जाकर कितने रुपए, कितने गुना बन जाती है अपने आप, उसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लाई। तो मनी मल्टीप्लायर को फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होगा M3/M0। M3 क्या होता है कि टोटल वो कितने गुना हो गई। मान लीजिए 100 रुपये है जो 1000 रुपये बन जाता है मार्केट में जाके, तो और कुल कितने रुपए जारी किए थे, M0 यानी कि कुल कितने जारी किए 100, तो ये हो गया 10 गुना। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर है जो इफेक्ट करता है किसको, मनी सप्लाई को। तो सबसे पहला हो गया मनी मल्टीप्लायर। सेकंड लिखिए आप इसमें वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी। अगर वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो मनी सप्लाई भी बढ़ेगी। थर्ड लिखिए इसमें, जब सरकार आरबीआई से कर्जा ले, अगर सरकार आरबीआई से कर्जे लेके मार्केट में खर्च करेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद में जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर दे, इंटरेस्ट रेट को कम करेगी तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि लोन की डिमांड बढ़ने पर। फिर लिखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। अब मान लीजिए 100 आदमी नए बैंक से जुड़े, अब वो कम से कम 100 रुपये तो अपने अकाउंट में रखेंगे ना, तो जितना वित्तीय समावेशन होगा उतनी मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टर अफेक्टिंग मनी सप्लाई, तो उसमें सबसे पहला होगा मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, M3/M0। उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ मनी। फिर जब सरकार आरबीआई से कर्जा ले, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करे, जब फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। तो स्टूडेंट्स अब नज़र डालते हैं एक दोबारा हमारे सिलेबस पे कि मनी में हमारे सिलेबस में कौन सी चीज़ें। एक इवोल्यूशन इन मनी जो हम पढ़ चुके हैं, एक फंक्शंस ऑफ मनी जो हम पढ़ चुके हैं, डिमांड ऑफ मनी हम पढ़ चुके हैं, सप्लाई ऑफ मनी पढ़ चुके हैं, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पढ़ चुके हैं और फैक्टर अफेक्टिंग मनी सप्लाई पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अब एक चीज़ पढ़ना बाकी रही है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति और ब्याज दर को कंट्रोल करने के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मनी से रिलेटेड हमारा लास्ट लेक्चर अगला रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी। अगर ये एक लेक्चर में समाप्त हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको 2 लेक्चर लगा के मॉनेटरी पॉलिसी ख़त्म करके इसका मनी पोर्शन ख़त्म कर देंगे। फिर हम शुरुआत करेंगे बैंकिंग की। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ इसी प्रकार।